100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। जातीय जनगणना से फ़ायदा है कि जाति के जो जनसंख्या होगी उस जनसंख्या के हिसाब से जो सरकार के बजट बनेगी आम आदमी के लाभ के लिए, वो इनको देख करके इनको लाभ के हिसाब से बजट बनेगी और इनके तक वह लाभ जो है कि पहुँचेगा। यह सबसे ज़्यादा लाभ। जनगणना का जो लोग विरोध कर रहे हैं वो ज़रूरत से ज़्यादा हिस्सा प्राप्त पहले से किए हुए हैं और वह चाहते हैं कि यह सिस्टम बराबर चलता रहे जिससे हमको ज़्यादा लाभ मिलते रहे। उनका विरोध करना स्वाभाविक बात है। 10% लोगों को 10% आरक्षण दिया गया तो 90% लोगों के लिए 90% आरक्षण आज क्यों नहीं दिया कि लागू हुआ। SC ST OBC लगा करके 50% आरक्षण है, लेकिन आज भी आप पता जब करेंगे तो इनको जो है 50% आधों पर जो है काबिल नहीं हुए। जय हिंद, नमस्कार। आज हम बात करेंगे जातीय जनगणना पे कि बिहार सरकार जो जातीय जनगणना होना है बिहार में वो उस पर तैयार हो गई है जातीय जनगणना करवाने के लिए, जिसमें खर्च लगभग 500 करोड़ के आसपास आना है। तो उसको विरोध में बहुत से लोग उतर गए हैं। तो आज हम इसके बारे में जानेंगे कि इसका फ़ायदा क्या है, इससे नुकसान क्या है। तो आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं शोषित समाज दल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय राजवल्लभ सर जी। इनसे हम आज जानेंगे कि जातीय जनगणना से क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है। तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपको। मैं राजवल्लभ सिंह, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शोषित समाज दल। सर आप एक बात आपसे जानना चाहेंगे कि बिहार सरकार जो अभी जातीय जनगणना करवा रही है इससे क्या क्या फ़ायदा है। देखिए, जातीय जनगणना जो है से सर्वप्रथम अंग्रेज़ सरकार के द्वारा 1930 या 31 के आसपास जो है से कि अंग्रेज़ सरकार ने करवाया था। और उस समय भारत में किन समुदाय की कितनी जनसंख्या थी और सारा चीज़ पूरा हर जाति का यह एक मतलब ब्यौरा सरकार को प्राप्त हुआ। और उस दिन के बाद से यह आज तक, आज के पहले तक यह जातीय जनगणना नहीं हुआ। जातीय जनगणना से मतलब है कि पूरे भारतवर्ष में किस जाति की जनसंख्या कितनी है और जनसंख्या के हिसाब से उनके पास क्या क्या चीज़ है, जीने का जो साधन है, शैक्षणिक जो आधार है या जीवन के हर क्षेत्र जो है सो उनको क्या प्राप्त है, वो सारी चीज़ इस एथी से जो है से निकल जाएगा। तो इनके जो हिस्सा दूसरे लोग हड़पे हुए हैं उस पर हम अभी बात करेंगे सर। उससे पहले हम आपसे जान लेना चाहेंगे कि जातीय जनगणना से फ़ायदा क्या है। ये जातीय जनगणना से फ़ायदा है कि जाति के जो जनसंख्या होगी उस जनसंख्या के हिसाब से जो सरकार के बजट बनेगी आम आदमी के लाभ के लिए, वो इनको देख करके इनको लाभ के हिसाब से बजट बनेगी और इनके तक वह लाभ जो है कि पहुँचेगा। यह सबसे ज़्यादा लाभ होगा। मतलब साफ है कि जिस जाति के लोग सबसे निचले पायदान पे हैं, गरीबी स्तर से नीचे हैं, उनके लिए अलग से अच्छा योजना बनेगा जिससे उस जाति के लोग ऊपर उठ सकें। तो सर एक बात और बताइए कि भारत सरकार से मांग था कि जातीय जनगणना भारत सरकार करवाए। जनगणना तो करवा रही थी भारत सरकार, लेकिन जातीय जनगणना करवाने के लिए तैयार नहीं हुआ भारत सरकार। और जब बिहार सरकार खुद से करवा रही है तो इसमें 500 करोड़ का खर्चा आ रहा है लगभग। तो अगर भारत सरकार करवाता तो इसमें बचता कि नहीं। हाँ, देखिए, जनगणना जो है सो कि हर 10 वर्ष पर होना है, लेकिन वह जो है सो जनगणना सिर्फ वह जनसंख्या माने देश की जनसंख्या क्या है वह आंकड़ा निकाला जाता है। और भारत सरकार को यह कराने के लिए पहले से भी देश के हर राज्य जो है सो कि प्रयास कर रहे थे, दबाव डाल रहे थे, लेकिन मोदी जी को क्या नुकसान समझ में आया, जिनके बदौलत यह शासन सत्ता में हैं, और वैसे लोगों को लगा कि इस जो जातीय जनगणना जब हो जाएगा तो वैसे लोगों को जो है नुकसान हो जाएगा। इसलिए वह मैंने आंतरिक रूप से नहीं चाहते हैं कि यह जातीय जनगणना जो है से हो। और बिहार सरकार और बिहार के जितने भी राजनीतिक दल हैं वे सभी लोगों ने इसका जो है समर्थन किया है कि जातीय जनगणना होना चाहिए। और बिहार सरकार 500 करोड़ रुपया खर्चा करके यह जातीय जनगणना करवाने के लिए मैंने इस पर जो है अधिसूचना जारी भी कर दी है। यह एक मैंने स्वागत योग्य बात है और यह होनी चाहिए। मैं भी इसका समर्थन करता हूँ।
जो लोग विरोध कर रहे हैं सर, उन लोग के लिए क्या कहना चाहेंगे आप, जो जातीय जनगणना का विरोध कर रहे हैं उन लोगों का? देखिए, जातीय जनगणना का जो लोग विरोध कर रहे हैं वो ज़रूरत से ज़्यादा हिस्सा प्राप्त पहले से किए हुए हैं और वह चाहते हैं कि यह सिस्टम बराबर चलता रहे, जिससे हमको ज़्यादा लाभ मिलते रहे। उनका विरोध करना स्वाभाविक बात है, लेकिन देश के 90% लोगों को अपने हक और हिस्सा के लिए आवाज़ बुलंद करना इनके लिए भी उतना ही स्वाभाविक बात है। तो देश के 90% जो लोग हैं इसका तो ये समर्थन करेंगे ही, और उनका वो जो विरोध करने का जो अपना तरीका है वो विरोध करें। सर से हम आज जानेंगे कि शोषित समाज दल, जो कि बहुत पुराना पार्टी है बिहार में, और क्या वजह है कि इस पार्टी में ये पार्टी ग्रो नहीं कर पाया। और इस पार्टी का एक खास नारा भी है जो कि आदरणीय लेनिन शहीद जगदेव बाबू का नारा था, वो इस पार्टी का भी है। तो हम नारा भी सुनेंगे और सर से पहले जानते हैं कि क्या वजह रहा कि पार्टी अच्छा से ग्रोथ नहीं कर पाया। देखिए, शोषित समाज दल की स्थापना उत्तर प्रदेश के रामस्वरूप वर्मा, जो चौधरी चरण सिंह के सरकार में, जो उत्तर प्रदेश की सरकार थी उसमें यह वित्त मंत्री रहे थे रामस्वरूप वर्मा, और बिहार से शहीद जगदेव प्रसाद दोनों मिल करके शोषित समाज दल की स्थापना किया। और शोषित समाज दल की स्थापना का मकसद था कि जनसंख्या के हिसाब से सभी लोगों को धन धरती और राजपाट में हिस्सेदारी प्राप्त हो। जगदेव प्रसाद जब बिहार में मंत्री हुए तब उन्होंने एक सर्वेक्षण करवाया कि किस कौम के लोग जैसे कितनी प्रतिशत इनकी जनसंख्या है और कितनी प्रतिशत एक काबिज हैं। तो उन्होंने कुछ विभागों में जब सर्वेक्षण करवाया तो उन्हें यह महसूस हुआ कि जिनकी आबादी 10% है वह 90% भागों पर जो है स्थापित है, और जिनकी आबादी 90% है वह जो है 10% से भी कम सीटों पर वे जो है कार्यरत हैं। और इसी के आधार पर उन्होंने एक नारा दिया, 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। यानी यह स्पष्ट हो गया कि जिनकी जितनी जनसंख्या है उनको उतनी हिस्सेदारी जो है कि मिलनी चाहिए। सवाल आगे है कि यह राइज क्यों नहीं कर पाया। तो इसके पीछे यह एक कारण रहा कि जो जिनके लिए यह बात कही गई थी वैसे तमाम लोग जो हैं से उच्च वर्णीय लोगों के साथ जो है से पिछड़े दलित के ख़ानदान में पैदा होकर के उच्च वर्णीय लोगों के साथ राजनीति करना शुरू किए, और अपने आकाओं के इशारे पर वे जो है से ऐसे बयान देना शुरू कर दिए जिससे जो है से कि आम जनता जो है से कि दिग्भ्रमित हो गई, और शासन सत्ता उन्हीं वैसे ही लोगों को सौंप दिया गया। शासन सत्ता सौंप देने के बाद जो इन लोगों ने अपनी विचार दिया था सत्ता प्राप्ति के लिए, वोट प्राप्ति के लिए, ठीक इसका जो है कि उलट उन्होंने कार्य किया। जैसे आज तक पहले से चला आ रहा था कि यह जो भारत में आरक्षण है यह अक्षर सामाजिक आधार पर है, या नहीं कि जो है कि आर्थिक आधार पर। लेकिन सामाजिक आधार पर को नकारते हुए भारत में आर्थिक आधार पर 10% लोगों को 10% आरक्षण दिया गया। जब 10% लोगों को 10% आरक्षण दिया गया तो 90% लोगों के लिए 90% आरक्षण आज क्यों नहीं जैसे कि लागू हुआ। और ऐसे भी आपको पता होना चाहिए कि 10% की जो आबादी है वह आज भी जो है से आरक्षण के बावजूद भी 90% लोगों को एक तो आरक्षण जो है कि 50% मिला है ना, SC ST OBC लगा करके 50% आरक्षण है। लेकिन आज भी आप पता जब करेंगे तो इनको जो है से 50% आधों पर जो है काबिज नहीं हुए। कभी तो इनको बतला दिया जाता है कि ये सूटेबल नहीं है, माने इसके लिए उपयुक्त नहीं है, कभी बता दिया जाता है कि ये कभी उपलब्ध नहीं है। और यह सब झांसा दे करके सरकार के इनको सीटों को जो है कि खाली रखा गया। जो एक बात हम बीच में सुन लीजिए, जो सीटों खाली रखा गया उन सीटों पर भी ऊंची जाति के लोग पहले से जो है कि काबिल हैं। आपने अभी देखा कि अब IAS के लिए कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, जज के लिए कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, साधारण से एक नौकरियां के लिए सब तरह का इंतजाम होगा, और बहुत ऊंचे ऊंचे जो पोस्ट हैं उन पर जो है कोई माने एग्ज़ाम नहीं होगा। तो क्या आप समझते हैं कि ऐसे सीटों पर 90% के लोग वहाँ जाएंगे? नहीं, बिना एग्ज़ाम के ही लोग
ऊंची जात के लोग जो है, सवर्ण जो समाज के जो लोग हैं, वह जज बनेंगे, वह IAS बनेंगे। और यह जो है एक नया फार्मूला निकाला गया है ताकि हमारे लोग ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर जो है काबिज हो सके। मतलब लेटरल एंट्री और कॉलेजियम सिस्टम के माध्यम से। हाँ सर एक बात और हम जानना चाहेंगे कि अभी जो आपने बताया कि 50% आरक्षण होने के बावजूद लोग काबिज नहीं हो पाए हैं 50% पे, तो इसका जिम्मेवार किसको मानते हैं? हाँ, इसके प्रीवर देखिए, इसके लिए जिम्मेवार सरकार है। हाँ, क्योंकि जिसको बहाली करना है, और आज तक मैंने हम लोगों ने यह मांग करते रहा हूँ कि जो भी जो है से आयोग बने, उस आयोग का जो अध्यक्ष हो और जो मेंबर हो, वह 90% लोगों का ही अध्यक्ष हो और लोगों से और मेंबर बने, तब वह उचित जो है से कि वह जो है से बहाली कर पाएगा। लेकिन जानबूझ के मैंने कुछ न कुछ बहाना हिला लगा करके, और जो छात्र वहाँ चुन करके भी आते हैं, उनको जो है से कि जो है से बहाल नहीं किया जाता है, और यह स्थिति आज भी बना हुआ है। साफ शब्दों में बोल रहे हैं कि जो आरक्षित सीटों से चुनाव जीत कर जाते हैं, और चुनाव जीत कर जाने के बाद दलितों, शोषितों और वंचितों का आवाज़ नहीं बन पाते हैं, यानी सीधा सर उनको निशाना कर रहे हैं। वैसे लोग थोड़ा सावधान होइए और जागरूक होइए, और जिस लिए आप चुन के गए हैं, आरक्षित सीट से चुन के गए हैं, तो आरक्षण का सहयोग में आइए, आरक्षण के सहयोग में बोलिए। और जातीय जनगणना पर भी हम बात कर रहे थे सर से, आप लोगों ने सुना, और अपना राय बताइए कमेंट बॉक्स में कि जातीय जनगणना पे आपका क्या विचार है। अब इसी तरह देखते रहिए सच बिहार न्यूज़ 18 में RK रंजन, कैमरामैन मनीष यादव के साथ। धन्यवाद।